Hello everyone, good evening. माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से हम आज अपने तमाम नाजरीन को और अपने तमाम मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का डिस्कशन का मौजू है बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। आज के मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक भरपूर पैनल मौजूद है। शिकारपुर सिंध से हमें रवि कुमार, फैसलाबाद से आतिफ जमील पग्गा, लाहौर से हेक्टर निहाल और लाहौर ही से हमें मोहतरमा मिशेल चौधरी ने ज्वाइन किया है। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि इन सब से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। रवि एक मुतहरक समाजी कारकुन है। आतिफ को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो टोबा टेक सिंह में फदाबौनी के साथ समाजी बेदारी के कामों में मसरूफ थे। हेक्टर उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कराची में CSS और इदारा अमन इंसाफ जैसे इदारों की बुनियाद रखी। बहुत दफा कोसैप और NCJP की मीटिंग्स की मेजबानी मोहतरम फैसल चौधरी साहब किया करते थे, जहां अक्सर बेशतर हमें मिशेल से भी बातचीत करने का मौका मिलता। खसूसन मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे खुसूसी दावत पर बुलाया जब मैं पीस स्टडीज करने के लिए इंग्लैंड आ रहा था। सर सैसल की रहमत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान के सिर्फ मसीही नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरी एक बड़े आदमी से महरूम हो गए हैं। हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हमें अफसोस है कि हमारे साथ मोहतरमा मंगला शर्मा MPA सिंध से, जिन्होंने हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, वो हमारे साथ मौजूद नहीं। अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि वो कोविड-19 का शिकार हो चुकी हैं और वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं और जब कभी दोबारा हमें मौका मिलेगा हम उनको ज़रूर दावत देंगे। मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ जनाब जॉन बॉस्को साहब का, जिन्होंने कोविड-19 के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वो कामयाब हुए और आज वो अपनी सेहतयाबी के बाद पहली दफ़ा दोबारा हमारे साथ शामिल हैं। बॉस्को साहब, आपको ख़ुसूसी तौर पे हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर जनाब जॉन बॉस्को साहब हैं। आपका ताल्लुक सहाफ़त की दुनिया से है, ख़ुसूस टीवी की दुनिया का उन्हें वसी तजर्बा है। आप तकरीबन 12 साल से गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम होस्ट करते हैं। आपको अल्फाज के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है। अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ आप सहाफ़ती, मजहबी और समाजी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। पाकिस्तान की पायदार तरक्की उनका ख्वाब है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन अब वो एक तवील अरसा से लंदन में मुकीम है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू जनाब मुगल साहब। और ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं जब से मैं कोविड की, जिस तरह की मुगल साहब ने फरमाया कि मैं एक लंबी लड़ाई, और वाकई एक लंबी लड़ाई थी, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का कि जो मेरे लिए दुआएं करते रहे, और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उन दुआओं के नतीजे में आज मैं आप सबके सामने जो है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। और जाहिर है कि मुगल साहब ने बताया कि आज हमारा जो पैनल जो है वो बहुत ही तजर्बाकार है, और मैं समझता हूँ कि जो टॉपिक आज मैं लेंगे, बीइंग अ मिनॉरिटी, सो मैं जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, मैं भी समझता हूँ अपने आप को बीइंग अ मिनॉरिटी, मैं यहाँ पे क्या हूँ, मेरा क्या किरदार है, और किस तरह से मैं मिनॉरिटी में रहते हुए अपने उस रोल को अदा कर रहा हूँ।
तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है, मैं चाहूंगा कि उनका तारुफ भी हो जाए। आतिफ जमील पग्गा फ्रॉम फैसलाबाद, practicing lawyer in high courts of Pakistan, 20 years standing as a human rights defender, member of national lobbying delegations for minority rights. He has also represented civil society of Pakistan in the UN several times. Atif Jamil Sahib, we welcome you to the show. जरा माइक को अनम्यूट कर लें। माइक को अनम्यूट कर लें आतिफ जमील साहब। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसा है कि हम ये कि सब एक वी वुड लाइक के स्टार्ट हम इस तरह से कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं उन्हें किस तरह देखते हैं। जी सर, इसके लिए कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है और बीइंग अ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान को किस तरह से बयान किया जा सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पुराने बीज हैं जो बोए गए हैं और आज की नस्लें जो हैं उसका जो फ्रूट है या जो जिस तरह भी है वो ले रही हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की वो जो सूरत हाल है उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद ही माइनॉरिटीज ने अनलिसन्ड अपने आप को अनलिसन्ड महसूस करना शुरू किया। उसके बहुत सारे हमें मिल जाते हैं रिकॉर्ड में चीजें, लेकिन जब ये सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए ड्रॉबैक रहा और जिसने बहुत ज्यादा असरअंदाज किया माइनॉरिटीज की लाइफ को पाकिस्तान में, वो 1979 में पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरेट मजहबी बुनियादों पर जुदागना इंतखाबात को करना था। मजहबी बुनियादों पर जुदागना इंतखाबात के नतीजे में माइनॉरिटीज आइसोलेट हो गई, सोशली और पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली अगर हम पंजाब को जिसको मैं ज्यादा जानता हूँ, पंजाब में रहने वाली माइनॉरिटीज अक्सर हैं जो मिनियल जॉब्स करती हैं। उनकी जरूरत जिन कामों के लिए पड़ती है वो लोग उन्हीं के लिए उनके साथ राब्ता करते हैं। सोशल इंटरेक्शन और पॉलिटिकल इंटरेक्शन जुदागना इंतखाबात की वजह से बिल्कुल खत्म होकर रह गए, जिसके नतीजे में माइनॉरिटीज आइसोलेट हुई और एक इसमें बहुत सारे जो इफेक्ट्स हुए, उसके साथ साथ हमें ये हुआ कि हमारा सियासी वर्कर भी तैयार होने बंद हो गए, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते, काम करते। और खैर जुदागना इंतखाबात ने तो बुनियाद रख दी वो इस बात की कि माइनॉरिटीज अनलिस्टेड ही रहें, क्योंकि उनके साथ किसी को काम ही नहीं पड़ता था। हमारे अपने नुमाइंदे होते थे जो हमारे साथ इंटरेक्शन करते थे, और मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपकी तरफ सेकंड राउंड में दोबारा आऊंगा ताकि दूसरे क्वेश्चंस के साथ ये मैं चाहता था कि एक हम अपने फर्स्ट राउंड में इस एक स्टेटमेंट देख लें और फिर उसके बाद हम सेकंड राउंड में हम और भी बात करते हैं। हमारे जो दूसरे साथी हैं हेक्टर निहाल, ही इज आल्सो फ्रॉम लाहौर और ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनर है, फैसिलिटेटर है, कंसल्टेंट इन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। Nihal Saab, we welcome you to the show. Nihal Saab, मेरी आवाज आ रही? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यही जो क्वेश्चन मैंने इनसे किया था उसे मैं थोड़ा सा इसे मैं डिफरेंट तरीके से आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं, आप समझते हैं कि कोई उन्हें एडवांटेज है या कोई उन्हें डिसएडवांटेज है बीइंग अ मिनॉरिटी इन पाकिस्तान? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट इशू को जो है वो टेकअप किया है ताकि लोगों को जो है वो एजुकेट किया जा सके। और इसके साथ साथ जो मिनॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखना शुरू करते हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज का मतलब ये होता है कि यू आर एंजॉयिंग ऑल
द राइट्स एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग। और जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि वो कौन कौन से ऐसे लम्हात हैं या ऐसे स्पेसिस हैं जहाँ पे आपको बीइंग ए माइनॉरिटी डिसग्रेस किया जाता है, या आपको वो एडवांटेजेस या वो राइट्स एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए पाकिस्तानी जब आपको नहीं मिल रहे होते एज ए माइनॉरिटी और एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी, तो वो एक किस्म का डिसएडवांटेज की शक्ल में हमें सामना करना पड़ता है। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बीइंग ए पाकिस्तानी वी आर प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, हमें फख्र है पाकिस्तानी में। और उस ख्वाब को हमने जब पाकिस्तान बना और जो ख्वाब हमें दिखाया गया और जिस ख्वाब की बुनियाद पर हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, या हमारे बुजुर्गों ने जो जिस ख्वाब को देखते हुए पाकिस्तान की क्रिएशन में, पाकिस्तान की तख्लीक में अपना किरदार अदा किया, तो वो एक पॉजिटिव इमेज था पाकिस्तान का, जिसको देखते हुए हमारे बुजुर्गों ने जो है वो पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, या पाकिस्तान की तख्लीक में अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया। तो ये एक एडवांटेज को सामने रखते हुए उन्होंने कि जहाँ पे पाकिस्तान की तख्लीक हो रही है, पाकिस्तान बन रहा है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का जो या बरसगीर के जो मसीहों का मुस्तकबिल देखा, वो पाकिस्तान के साथ देखा और पाकिस्तान में एक खुशहाल मसीही के तौर पे देखा। अब अगर हम मौजूदा दौर में देखें, आज से 70 साल के बाद भी जब से पाकिस्तान बना है, तो क्या वो ख्वाब अगर तो पूरा हुआ है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें एडवांटेज है बीइंग ए माइनॉरिटी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कुछ गैप्स रह गए हैं, तो उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन डिसएडवांटेज को हम किस तरीके से एडवांटेज में तब्दील कर सकते हैं, इट्स अप टू अस एज ए बीइंग पाकिस्तानी, एज ए बीइंग माइनॉरिटी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि दो चीजें हैं जिसको फोकस करने की जरूरत है एज ए माइनॉरिटी, के एक तो माइनॉरिटी होते हुए एडवांटेज आपका यह है कि यू आर विटनेस इन दिस कंट्री एज ए क्रिश्चियन। आप एक गवाही दे रहे हो कि पाकिस्तान में बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए माइनॉरिटी, आप वो चीजें कर रहे हो जो शायद दूसरे नहीं कर रहे। एज ए हार्ड वर्कर, एज ए लॉयल, एज ए एक्टिविस्ट, आपकी ये पहचान है बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिश्चियन। लेकिन डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो एक ओरिएंटेशन दी जाती है हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, अगर उस ओरिएंटेशन को पॉजिटिव अंदाज में पेश कर दिया जाए तो पाकिस्तानी जैसे कि पहले ही बहुत मुस्बत अंदाज से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, माइनॉरिटीज उसको और बेहतर तरीके से दूसरे लोगों के साथ मिलके हम बेहतर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एज ए माइनॉरिटी हमें बहुत एडवांटेज है। ये एडवांटेज है कि हम एक दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हैं, एक गवाही के तौर पे हम जो है लोगों के सामने हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ निहाल साहब दोबारा सेकंड राउंड में। विद अस इज मिशेल चौधरी फ्रॉम लाहौर। शी इज अ प्रेसिडेंट द सिसिल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन CICF, और फाउंडेशन नेम्ड आफ्टर हर illustrious parents, group captain Cecil Chaudhary and Mrs. Iris Chaudhary. She is a human rights activist, successful career of approximate 20 years in the media industry with the Dawn Media Group. Work towards the welfare and empowerment of the downtrodden and oppressed in society, effectively contributing towards building a just and tolerant Pakistan. Michelle, we welcome to the show. Thank you जी, thank you so much. ये आपसे, क्योंकि मैंने दोनों से ये क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। और जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारी एक स्मॉल मिनॉरिटी है पाकिस्तान में, आप उसे किस तरह से देख रही हैं और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। एंड जॉन, बात ये है कि
कम्युनिटी हमारी डेफिनेटली एक छोटी कम्युनिटी है एंड मैं तो ये समझती हूँ कि everybody has a different perspective as to how you see minorities in Pakistan. Everyone has their own journey, their own way of looking at things. There is no doubt, मतलब इसमें कोई छुपी ढकी चीज नहीं है कि there is discrimination, there is persecution, there is hostility, there is intolerance. ये सब चीजें सब जानते हैं कि minorities का पाकिस्तान में क्या status है और किस तरह से हम लोग जिंदगी गुजारें. The entire world knows that. लेकिन जो आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो आई फील कि हमें एज एक तो नॉन माइनॉरिटी वर्ड मुझे अच्छा भी नहीं लगता, सो आई फील एज यू नो अ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं ये समझती हूँ कि वी नीड, अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हैं कि यू नो हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. अगर आप हिस्ट्री में जाएं, इफ यू गो बैक फ्रॉम 1947, जब से पाकिस्तान बना, नॉन मुस्लिम्स की ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं. आप हर फील्ड उठा लें, आप चाहे एजुकेशन उठा लें, आप पोस्ट एंड टेलीग्राफ उठा लें, जुडिशरी उठा लें, कस्टम्स उठा लें, आपको माइनॉरिटीज ही मिलेंगे फ्रंट लाइन पे. रेलवेज उठा लें, लाहौर में जो रेलवेज है, आपको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी वाज एट द फोरफ्रंट इन सारे अदारों के डेवलपमेंट में. कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन ट्रेमेंडस फ्रॉम द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी. और आज के पाकिस्तान में जब हम आज बात करते हैं, क्रिश्चियंस मार्जिनलाइज्ड हुए हैं, एक गेटोइज्ड एनवायरनमेंट में वो यू नो हो रहा है. सो आई फील कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी भी हैं, लोग अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने हर बंदा अपने तरीके से कुछ ना कुछ तो कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन मेरी अपनी सोच, आई पर्सनली फील दैट बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे यंग लोगों को मेन स्ट्रीम करना, उनको अपने वो डी गेटोआइज करना, उनको इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री लाना, ताकि वो भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करें. आपके हमारे यंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लें, वो जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें आए, ताकि वो अपना रोल अदा करें टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन, टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. उससे ना ही सिर्फ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी of the community, but we will be contributing in such a more fruitful manner. मैं इस तरह से समझती हूँ, और हम लोग काम भी इस तरह से कर रहे हैं. मेरी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग तो खैर यू नो वी आर अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक ड्रॉप इन द ओशन है compared to what we can all do collectively. खैर that's a different debate. Collectively पे बात करना is another topic altogether in Pakistan. But I feel that हमें सब contribute करना है towards guiding our young people कि वो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस में आए, वो मेन स्ट्रीम में मतलब हमारी ड्यूटी है उनको मेन स्ट्रीम करना. तभी मैं समझती हूँ कि we will see progress, we will see development, and we will be able to eventually come out of this marginalized status that we are in. Thank you, Michelle. Thank you, so kind of you. We have with us is Ravi Kumar. Ravi Kumar is a founder of Valmiki Council Pakistan, President, Larkana Division of Valmiki Welfare Association, Coordinator, Young Human Rights Defense Network of District Shikarpur. रवि, खुश आमदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में. बहुत शुक्रिया जनाब. मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, और मैं ये समझता हूँ कि सिंध में जो मिनॉरिटीज है, खास तौर पे जो हिंदू मिनॉरिटीज है, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है, और बहुत सारी जगह पे हम उन्हें मिनॉरिटीज में नहीं बल्कि हम उन्हें मेजॉरिटी में शामिल करते हैं. तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि बीइंग अ मिनॉरिटी इन पाकिस्तान और बीइंग अ मेजॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी है बहुत सारी जगह पे, उस सिंध में बिल्कुल मेजॉरिटी में, तो आप किस तरह देखते हैं उनके किरदार को, उनके रोल को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सर आफ्ताब जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सेकंड टाइम इस प्रोग्राम में अपने इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा. और उसके बाद मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन करवाया. और रही बात आप सिंध के हैं, मैं आपको वेलकम भी करता हूँ. बहुत खुशी हुई जानकर कि आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं. और दूसरा आपका सवाल था कि मेन जो सवाल है कि सिंध के हवाले से, मिनॉरिटी के हवाले से, तो सिंध के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यही तो बदकिस्मती है कि सिंध के अंदर मिनॉरिटी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक जो हिस्सा है
एक जो फिरका है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं वो ज्यादातर है यहाँ पर मौजूद, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ पर वो जो है ना परेशानियों का सामना भुगत रहे हैं। यहाँ पर आप किस तरीके आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो असेंबली है वो जो है ना कि मिनारिटी के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अमीर तरीन करोड़पति अरबपति हैं, उससे भरा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर भरपूर जो है ना तकलीफों में भरे हुए हैं। उनके साथ आए दिन कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं। और जो यहाँ पर कानून भी बना दिए जाते हैं, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाना यहाँ पर बहुत आसान है। हाल ही में आपने देखा होगा अगेन जो तेजी से जो एक फिरकावारियत बढ़ रही है दोबारा से कि एक कानून बना गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को शादी नहीं की जा सकती, निकाह नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अभी भी लास्ट टाइम आज तीसरा दिन है, कविता ओढ़ लड़की को इस्लाम कबूल करवाया गया। आरती मेघवाल लड़की को इस्लाम कबूल करवाया गया, 13 से 14 साल की एज है। उसके अलावा यहाँ पर जो है कि जो काम मेजॉरिटी का होना चाहिए सिंध के अंदर, एक सूफियों की धरती है, बुजुर्गों की धरती है, यहाँ पर बड़ा एहतराम है इंसानियत के नाम का। लेकिन जैसे अब जो नस्ल यहाँ पर डाइवर्ट हुई है, अब जो आई है, वो इस चीज़ से दूर भागती जा रही है। अब वो काम फिर हमने सँभालना पड़ रहा है ना, जैसे लाइक कि रमज़ान होता है तो हम अफ्तारी के लिए लोगों को दावत इस वजह से देते हैं, अपने घरों पर बुलाते हैं ताकि वो भी होली दिवाली पर ऐसा ही कोई प्रोग्राम करके हमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें और हमारे साथ भरपूर तरीके से खड़े हों। मुहर्रम में भरपूर तरीके से शबील लगाए जाते हैं और कोशिश करते हैं कि होली दिवाली पर भी उनको इनवाइट किया जाए। लेकिन सामने से आता है एक अच्छा मैसेज आता है जिससे हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जो मेन जो चीज़ है कि यहाँ पर जो अक़लियती नुमाइंदे हैं, वो इस जड़ का जो है ना बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं हमारे लिए। क्योंकि उनको गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है। वो अपने ज़्यादातर बिज़नेस बनाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम भी यही मैंने पॉइंट रखा था, बार-बार यही पॉइंट रखना भी बेकार है। एज़ ए माइनॉरिटी सिंध में आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं कि आप देखें कि बिजली जो है बुनियादी हक है सबका। लेकिन यहाँ पर जो है कि पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का एक ऐसा ज़बरदस्त औज़ार है जिसमें आपको ईद पर भी बिजली मिलेगी, रमज़ान में भी बिजली मिलेगी, मुहर्रम में भी बिजली मिलेगी, लेकिन किसी अक़लियती त्योहार पर आपको बिजली नहीं मिल सकती। ये कितना बड़ा फ़र्क है, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई है कि अगर आपने एक बुनियादी हक को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि अगर बस रमज़ान में लाइट चलानी है भरपूर तरीके से और ईद पर लाइट चलानी है, लेकिन दूसरी जगहों पे जो है ना बेशक होली हो, दिवाली हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो एज़ अ माइनॉरिटी हम अपनी तरफ से जो है ना भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मुझे तकलीफ़ें आ रही हैं, मैं एक शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ, जो गलियों में रोड रास्तों पर झाड़ू मारते हैं, मैं उन्हों में से निकला हुआ एक बंदा हूँ। अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कोशिश में लगा हुआ हूँ, अकेला हूँ, लड़ रहा हूँ, जंग चल रही है और खुदावंद ने चाहा तो इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उसको सेफ भी रखना है, उसका ख़्याल भी करना है और उसको पाकिस्तान में एक नाम भी दिलवाना है। तो बीइंग ए माइनॉरिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर तरीके से अपना जो भी किरदार है उसको पेश करें और पाकिस्तान थैंक का यू नाम रवि, को रोशन करें। थैंक यू। आई विल कम बैक टू यू। आतिफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा कि पाकिस्तान में दो मेजॉरिटी कमीशन है, आप उनके किरदार को कैसे देख रहे हैं और वो मिनॉरिटीज के राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? माइक को अनम्यूट कर लें। जी थैंक यू। सर मुझे दोनों कमीशन का नाम बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। ये क्वेश्चंस भेजे थे मुझे आफ्ताब साहब ने भी, लेकिन एक तो है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो गवर्नमेंट का है, तो उसका तो ये है तो मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ? जी आप बोलिए भाई। सर वो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि दूसरा कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है, मैं वही कहने लगा था। वन मैन कमीशन, ठीक है। सर जो अगर हम देखें कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, वो तो एक इंडिपेंडेंट इदारा ही नहीं है जो परफॉर्म कर सके। उसमें 6 या 8 वजारतों के ऑफिसर्स बिठा दिए गए हैं एज मेंबर, और इंडिया में यही कमीशन जो माइनॉरिटीज का कमीशन है
वो इतना बाइख्तियार है कि उसके मेंबरान में कोई गवर्नमेंट के लोग नहीं है, लेकिन वो एक एक्ट के तहत बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो वो कमीशन किसी को भी बुला सकता है। उसके पास इख्तियार है कि वो समझता है कि किसी सरकारी अफसर को या एग्जीक्यूटिव में से किसी को बुलाना है तो वो बुला सकता है। यहाँ ये कहा गया इनको शामिल करके ऑफिसर्स को कि ये इसलिए बिठाए गए हैं ताकि ये कोऑर्डिनेशन में रहें। उसकी बजाय आप कमीशन को इख्तियार दें कि कमीशन उनको बुला सके। गवर्नमेंट के लोगों की मौजूदगी में कमीशन बेअसर हो जाता है। और अब तक चूंकि ये एक्ट के तहत भी नहीं बनाया गया, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत है, ये किसी भी टाइम खत्म भी हो सकता है। और इसके अलावा अब तक नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटीज का है उसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। बेशक वो उसके मेंबरान जाती हैसियत में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एज अ कमीशन अभी तक हम नहीं देख सके कि उसने कुछ परफॉर्म किया है। और मेरे ख्याल में उसकी वजह ना परफॉर्म करने की भी ये है कि ये एक बेख्तियार कमीशन है। दूसरा जो जी बोले दूसरा जो वन मैन कमीशन है शोएब सटल साहब का, उसकी तो चूंकि अभी वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद के नतीजे में बना है, तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो मेरे ख्याल करक में वाकया हुआ था हिंदू मंदिर की तोड़ने का, उसमें भी उस कमीशन का अच्छा किरदार रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि उसका, क्योंकि वो बाइख्तियार है, तो उम्मीद करते हैं कि उसका किरदार कुछ ना कुछ बेहतर होगा। थैंक यू आतिफ। हेक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये मुझे बताइए कि हमने किस तरह से सिविल सोसाइटी को अपने साथ रखना है ताकि मिनॉरिटीज के जो राइट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। हेक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि शायद उनका कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो मैं मिशेल चौधरी की तरफ जाऊंगा। मिशेल, आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। जी। क्या आप देखती है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनके किरदार को कैसे देखती है कि वो मिनॉरिटी के राइट को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट कर सकें? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत अहम रोल हो सकता है, बिकॉज आपको एज यू नो कोई भी कंट्री, आपको आवाज आ रही है? आई डोंट नो। जी आवाज आ रही है जी। एज यू नो कि कोई भी कंट्री एक आइसोलेशन में तो रह नहीं सकता। आपको आप डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और मैं ये समझती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्वेश्चन कर सकता है पाकिस्तान को ऑन वेरियस इश्यूज। हमें फंडिंग आती है बहुत ज्यादा जगहों से, तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये फंडिंग, आप जिस मुल्क में आप है वहीं से फंडिंग आती है फॉर एजुकेशन एंड सो मेनी अदर इश्यूज। तो आप उस पर वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी इतना फंड हम दे रहे हैं फॉर एजुकेशन, तो ये माइनॉरिटीज को किस तरह से help कर रहा है। We have a curriculum that is filled with hate speech. We have a biased curriculum. We have discrimination happening in schools. We have hostilities in the curriculum. तो उस पे क्वेश्चन किया जा सकता है। बाकी आपको पता, जैसे ये पाकिस्तान को जिस तरह ये GSP प्लस स्टेटस है, उस पे किया जा सकता है कि यू क्वेश्चन, उसमें भी ये क्लॉजेस मौजूद हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंक्लूसिव सोसाइटी एंड इंक्लूसिविटी की। तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन प्ले अ वेरी पावरफुल रोल, क्योंकि इन आइसोलेशन पाकिस्तान की जरूरत है टू बी कल को सैंक्शंस अगर पाकिस्तान पे लगते हैं तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये आज अगर पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आज पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जो अब से कुछ साल पहले तो इस पे हम बात ही नहीं कर सकते थे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। ये इंटरनेशनल लेवल पे ये एक चीज जब हो रहा है तो पाकिस्तान इज कंपेयर्ड टू डू दैट। सो ऑब्वियसली दैट इज हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस the minds and influence that is the kind of role that the international community can very powerfully play in addressing these issues. मैं अगर इसी सवाल के साथ एक और सवाल आपको करूं, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम कर रही है, तो अभी तक आपका तजर्बा जो है उनके साथ काम करते हुए कैसा देख रही है उस सारी चीज को? किनके साथ? इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ? जी 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 जी।
हम लोग जी हम लोग जिस तरह से इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, to the extent कि we are working on empowerment projects, हमारे यहाँ पे स्पेशली हमारा काम particularly youth के साथ है and youth empowerment के साथ है, और networking between governments and between various organizations. मतलब हम obviously एक वो जब we get them to, we have meetings on regular basis ताकि एक डायलॉग तो हो आपस में इन क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। फिर हमारा अपना काम जो है पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा यूथ रिलेटेड है, सो वी वर्क विद न्यूमरस अमाउंट, मतलब आई हैव हैड, आई डोंट नो हाउ मेनी, मैं तो गिनती में भी नहीं आ पाते कितने हम लोग यंग लोगों के साथ ट्रेनिंग सेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट, ये माइंडसेट जो एक विक्टिमाइज्ड माइंडसेट है उनमें से लोगों को निकालना, उस पे हमारा न्यूमरस काम है और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सपोर्ट in terms of finances or any other thing. I am talking in terms of capacity building, in helping us change mindsets. And again, आपको पता है पाकिस्तान में आप कोई भी काम करने निकलते हैं तो आपको ये कहते हैं कि जी ये कोई और एजेंडा लेके आ गए हैं, but we don't do our principles and we work totally on a Pakistan agenda. CICF जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो है, फॉर अ बेटर पाकिस्तान, और हम वो ही करते हैं और हम टोटली उन प्रिंसिपल्स पे चलते हैं कि हम अपने लोगों को इतने एम्पावर करें कि दे कैन कंट्रीब्यूट, भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर पाकिस्तान। थैंक यू मिशेल, थैंक यू। व्हाट वी डूइंग जी। आई विल गो बैक टू निहाल। निहाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक अपना अनम्यूट कर लें। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये मुझे बताइए कि क्या हम किस तरह से जो सिविल सोसाइटी है उसे एंगेज कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के राइट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके लिए मेरा ख्याल है दो चीजें ऐसी हैं जिसको हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं मिनॉरिटीज के साथ स्पेसिफिकली और इन जनरल कम्युनिटी के साथ डेवलपमेंट इश्यूज के हवाले से। लेकिन जब हम मिनॉरिटीज के बात, राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर अवेयरनेस पे हमारा जो है वो फोकस है। लेकिन हमें एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दो लेवल्स पे जाके काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये जो बीइंग ए मिनॉरिटी, ये जो एक कॉन्सेप्ट है या एक जो हमने अपने लिए चुन लिया है, मेरे ख्याल इससे बाहर निकलने की जरूरत है। बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज की जब हम बात कर रहे होते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं या बाकी जो हिंदू सिख के बाकी मिनॉरिटीज हैं, एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जबकि हमारा नारा ही ये है कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर हमें डेवलपमेंट सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग काम करने की जरूरत है। नंबर 2 कि सिविल सोसाइटीज को जॉइंट एफर्ट्स करने की जरूरत है। एज अभी जो हम काम कर रहे हैं पॉकेट्स में काम हो रहा है और हर ऑर्गेनाइजेशन जब वो अपने एजेंडे के साथ काम कर रही है। मेरा ख्याल में जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं और खासतौर पर जब हम क्रिश्चियन कम्युनिटीज की बात कर रहे होते हैं तो आल्दो के अदारे तो मौजूद हैं जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या एज ए सिविल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम अपने पॉकेट्स में बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, और ख़ास तौर पे जब हम क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की ज़रूरत है। और उस स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर जब हम राइट्स की बात करते हैं, जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में दो चीज़ों को हमें फोकस करना है। नंबर 1 कि हमें जॉइंट एफर्ट्स करनी है। दूसरा ये है कि हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसमें अवेयरनेस के साथ साथ हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, क्योंकि जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो स्टेटस को है जो प्रेजेंट हम फेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमें उस स्टेटस को चेंज करना है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं वो अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। अगला जो हमारा फोकस होना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजेशंस, और खास तौर पे क्रिश्चियन, मेरा ख्याल है कि जनाब निहाल साहब का जो इंटरनेट है वो स्टॉप हुआ है। रवि, आई विल कम बैक टू यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें। रवि साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर, आ रही है आवाज। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि देखिए, जब आपने कहा कि ज्यादातर जो तादाद जो है जो सिंध में जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, और लेकिन ये मुझे बताइए, और ज्यादातर हमने यही देखा है कि ज्यादातर जो बच्चियां जो अगवा होती हैं और फिर उसके बाद उन्हें इस्लाम के दायरा में लिया जाता है, वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट से होती हैं। तो मुझे बताइए कि जिस वक्त आप लोग वोट कास्ट करते हैं, जिस टाइम आप MPA बनाते हैं या काउंसलर बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह में, तो क्या इन सारी चीजों को आप जो नुमाइंदे हैं उनके सामने रखते हैं सारी चीजों को, और उसके क्या अब तक जो है क्या हमने उसमें कोई बेहतरी देखी अब तक की जो है? जी सर, थैंक यू। अगर जो आप बात करते हैं PMNS को चूज करने की, तो ये एक खुशकिस्मती हो सकती है कि शिकारपुर में अब तक ये इशू नहीं आया जिसकी वजह से हम उनसे ये बैठकर बातचीत करें। ये क्योंकि मेरा खुद का MP के साथ 7.5 साल ताल्लुक रहा है, इम्तियाज अहमद शेख साहब, तो कभी ये इशू शिकारपुर में नहीं आया जिसकी वजह से हमारे जहन में भी नहीं आया। लेकिन जब हम सिंध में देखते हैं, पूरे एरियाज में देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ ऐसे इशू आ रहे हैं, तो फिर अब ये चीज आपने ऐसे समझ ली कि हमारे जहन में डाली है कि इस चीज पर हम बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि रमेश लाल जो है PTI के, उन्होंने मियां मिट्ठू से मुलाकात करके न जाने कौन सा MOU साइन किया है, कि किस तरीके का MOU साइन किया है और उनके पीछे खड़े होकर तस्वीर बनवाई है कि आज के बाद कोई भी लड़की जो है कि कम उम्र की होगी उसको इस्लाम कबूल नहीं करवाएंगे। लेकिन वो 15-20 दिन के बाद दोबारा एक मरतबा फिर से देखते हैं, तो भाई वो उस चीज पर थोड़ा सा भी असरअंदाज नहीं होता, उस चीज पर थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया जाता। तो कुछ हद तक जो है रियासत भी इस चीज के अंदर मुलविस है। सिंध हुकूमत हमको कानून, पीपुल्स पार्टी हमको कानून तो देती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। यहाँ पर वडेराई निजाम बहुत ज्यादा है। मियां मिट्ठू को छूट देकर रखा हुआ है कि आप कुछ भी करें, आपको हर तरीके की आजादी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो हमारे यहाँ पे करता धरता बने हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि एक तो हमारी दिल आजारी होती है, दूसरा ये कि पाकिस्तान का नाम खराब होता है। अगर इस्लाम कबूल करवाना ही है तो 45-50 साल की औरतें भी हैं, उनको इस्लाम कबूल करवाएं, लड़कों को इस्लाम कबूल करवाएं, उनकी भी शादियां करवाएं इस तरीके से। तो जो मेन चीज आपने बात कही कि उनसे हम MPs MNS से ये मुआहिदा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल हम रख सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी जानिब होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी ये आग सिंध के और शहरों में है, और मैंने आपको बताया कि शिकारपुर में नहीं हुई, तो क्या पता यहाँ पर भी ये आग लगना शुरू हो जाए। तो इससे पहले ही जो है कि पानी आने से पहले पुल बांध लिया जाए तो बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें होशियार किया। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमको इस चीज के ऊपर, अगर ये कानून बना हुआ है तो आज ये कितने 4-5 दिन हो गए हैं कि कविता और आरती मेघवाल ये बाजियाब क्यों नहीं करवाई जा रही, ये अदालत में पेश क्यों नहीं की करवाई जा रही? क्या मियां मिट्ठू इतना मतलब वो जोर जोर हो गया है रियासत से, जो कोई उनको कोई कुछ कहने के तैयार ही नहीं है? तो बस ये है कि अभी आपने बिल्कुल अच्छा एक पॉइंट दिया है, आइडिया है एक किस्म का ये, जिस पर हम काम कर सकते हैं मुकम्मल सिंध के अंदर। हर तरीके से बैठकर MP MNS से भी किसी से मीटिंग करके इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा यही होगा, आइडियाज आपसे मिला है हमें और इस आइडियाज पे मुकम्मल तरीके से हमारा फोकस होगा। थैंक यू रवि। आतिफ, आपने हाथ खड़ा किया था? अच्छा अच्छा, लेकिन आप अपना जरा माइक अनम्यूट कर लें। और ये मैं क्वेश्चन चाहूंगा कि हमारे तीनों जो साथी हैं इस टाइम जो हमारे साथ हैं, तो उन सब का ताल्लुक जो है पंजाब से है, और हम ये कहते हैं कि हम मिनॉरिटी में
गो के ये वर्ड हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मिनॉरिटी हम कहते हैं किसी भी चीज को हम कहें तो वो तादाद में कम है और दूसरे हम कहते हैं तादाद में ज्यादा है। लेकिन हम पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सूबा है, सूबा पंजाब, जिसकी आबादी तकरीबन 60 और 60% है पूरे पाकिस्तान की, अगर हम उसके तनासुब से देखें तो हमारे जो पाकिस्तानी मसीह हैं जुबान के लिहाज से तो वो किसी भी तरह से मिनॉरिटी में नहीं बल्कि वो मेजॉरिटी में है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जब हम ऑलरेडी एक जुबान के लिहाज से हमारा कल्चर जो है बिल्कुल एक है, सिर्फ हमारे मजहब के लिहाज से हमें मिनॉरिटी कहना जो है, आतिफ क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल शायद उनकी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सॉरी भाई आतिफ, आपको मेरी आवाज आ रही थी? माइक अनम्यूट कर लें। जी जी मुझे आ रही है जी आपकी। जी आपको मैंने आपको जो सवाल किया था, आपको मेरे सवाल का मैं रिपीट करूं या? सर मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी मसीही पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उनकी जुबान पंजाबी है, हम अपने आप को किस तरह से मिनॉरिटी समझ सकते हैं? कि क्या हमें ये जायज है कि हमें सिर्फ मजहब की बुनियाद पे जो है मिनॉरिटी कहा जाए? आप क्या कहेंगे एज एक कानूनदान होते हुए? सर इसका तो बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी मजहब रियासत ने इख्तियार किया हुआ है। तो जब रियासत का खुद अपना रियासत का मजहब है तो जाहिर है जो लोग उस मजहब से ताल्लुक नहीं रखेंगे वो तो माइनॉरिटी ही होंगे। तो इस वजह से माइनॉरिटी कहना तो बिल्कुल आईनी कानूनी हर तरह से रियासत ने खुद ही इसका बंदोबस्त कर दिया हुआ है। तो अब उसके आगे फिर उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। आप देखते हैं हमारे जो आगे कानून साजी होती है और एग्जीक्यूटिव के अदारे जो हैं वो, और फिर हमारा सिलेबस, हमारा मीडिया, हमारी हर तरह की पॉलिसीज जो बनती हैं वो, उसमें तो हर तरह से साबित होता है कि पाकिस्तान अपने जो जो सरकारी मजहब इख्तियार किया हुआ है वहाँ यहाँ सारी पॉलिसीज उसके मुताबिक बनती हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप को नॉन मुस्लिम कहकर अपने राइट्स एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनको क्लेम करना चाहिए और उसी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें आइसोलेट नहीं होना चाहिए, ये कह करके हम अकलियत हैं तो हम आइसोलेट हो जाएं। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही कम्युनिटी है उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी और दूसरे शोबों में रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम हो रही है, और उसकी वजह यही है कि हम आइसोलेट होकर तो बहुत सारी चीजों को देखना शुरू हो गए हैं। और किसी हद तक कुछ लोग इस आइसोलेशन क्योंकि आपको पता है हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो इस आइसोलेशन में से भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, तो वो आगे हमारी जो मौजूदा नस्ल है या आने वाली नस्लें हैं उनको भी वो एक तरीके से आइसोलेशन की ही तालीम और तरबियत दी जा रही है। तो मेरा ये बिल्कुल पक्का यकीन है कि जब तक हम मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज में नहीं आएंगे, हाँ हम अपनी आइडेंटिटी यही रखें, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी यही रखें और इसी पर काम करते हुए अगर हम मेन स्ट्रीम में आएंगे, हर तरह की मेन स्ट्रीम में, तो फिर ये इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारी लाइफ जो है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है विद मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज, हम उनके डिपेंडेंट हैं और वो हमारे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक बड़ी पॉजिटिव जो चीज हमें देखने मिली है, मैं एज अ लॉयर मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाता हूँ मुख्तलिफ शहरों में, तो मैंने बहुत छोटे छोटे तहसीलों की जो कोर्ट्स हैं वहां पर माइनॉरिटी कोटा पर लड़कियों और लड़कों को जो गैर मुस्लिम है अच्छी पोस्ट पर देखा है। तो ये वो किसी सिफारिश या दूसरे किसी तरीके के बगैर बिल्कुल माइनॉरिटी कोटा को अवेल करके वहां पहुंचे हैं। तो अब वो जो जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं वहां पर एक उनकी मौजूदगी की वजह से अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी, ना सिर्फ उस शख्स के साथ अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी बल्कि सारी कम्युनिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी। तो इस तरह का एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंट सा जो है वो मुस्तकबिल है, तो फिर जाहिर है हमें राइट्स भी मिल जाएंगे। और लेकिन अगर हम आइसोलेशन में मजीद जाते जाएंगे तो वो प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज को समझाया। मिशन इसी को मैं आगे करूंगा कि आइसोलेशन में क्या वजह है कि हम हमारी जो कम्युनिटी जो है जो मिनॉरिटीज है वो साइलोज में रहना ज्यादा पसंद करते हैं,
उसकी वजह क्या है? वो खुद हो गए हैं या उन्हें कर दिया गया है? हमने इस साइलो से वापस कैसे, आइसोलेशन से वापस किस तरह से आए? एक्चुअली वो उनको कर दिया गया है, और कर दिया गया है, और अब वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, वो उससे खुद नहीं निकलना चाह रहे। हमारे जो लोग हैं, एक जैसे मैंने आपको बताया, एक वो गेटवाइज चीज अनफॉर्चुनेटली बन रही है, और आप एक सेफ हेवन अपना छोटा सा बना के उसमें आप चाहते हैं कि आप उसी में रहें, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। मसलन एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारी बच्चियां हैं, वो पढ़ लेती हैं, वो अपने मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो दे विल हेड टू सेंट एंथनी स्कूल पढ़ाना है, या जीसस एंड मैरी में पढ़ाना है, वो अपने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएंगे। आप मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? आप लाहौर ग्रामर स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप बीकन हाउस में क्यों नहीं? ऐसे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये ऐसे जगहों में सेम थिंग इज विद आवर यंग पीपल। वो एकेडमिकली अपने आप को ठीक करते हैं, लेकिन जॉब्स करने के लिए वो वही अपने लोकल विद इन दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आप बैंक्स में काम करें, आप और इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज है। सो यू सी, ये एक एनवायरनमेंट ऐसे अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो चुकी है ओवर द इयर्स के, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब इस चीज का जो आप अभी कह रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस, मतलब बहुत सारी चीजें पिछले आपके सामने हिस्ट्री है कि हाउ what has caused them to live in isolation and to sort of withdraw. एक inferiority complexes आ जाते हैं, बहुत सारे आपको आपके रास्ते में hindrances बहुत सारी आ जाती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी, मैं जैसे पहले भी बोला है, बहुत जरूरी है हम अपनी कम्युनिटी को इसमें से निकालने के लिए, और इसमें से निकाला जा सकता है। इट्स अ जॉइंट एफर्ट। अब 5% जॉब कोटा आया है, उससे थोड़ा सा मतलब अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, वो भी एक इज अनदर डिबेट, बट इफ दैट इज यूज्ड, हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त हमारी यूथ को इनकरेज करते हैं कि वो CSS का एग्जाम दें, वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू द मेन स्ट्रीम। So उस तरह से if that starts happening, we definitely will be able to de-ghettoization करना जरूरी है। So वो कंट्रीब्यूशन उसको इस तरह के हालात बनाने में तो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आपको भी पता है कि क्या क्या इतने सारे, मतलब वी इन पाकिस्तान इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, और पता है जॉन, बात इस वक्त ये है कि वी एज अ नेशन हैव बिकम अ एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट नेशन। मजहब से भी बढ़ के ये चीज हो, मतलब इट्स वे बियॉन्ड रिलीजन आल्सो नाउ। इट इज वी आर एन इंटॉलरेंट नेशन, पीरियड। मैं आपको पसंद नहीं करती कि आप मेरे नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते, तो मैं 5 बंदे ला के आपको लिंच कर दूं, आपका गला काट दूं, मतलब आप पे कोई इल्जाम लगा दूं। दैट इज द नॉर्म ऑफ द डे, बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड बीइंग एबल टू टॉलरेट। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस तो पीछे रह गई ना इस वक्त। तो हम उस फेज से ही निकल गए। सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ, मतलब हम लोग काम इस पे कर रहे हैं, मेरे साथ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में शायद हम उसको ना देखें, हमारे बच्चे शायद उसको देखें, बट काम करना इस वक्त बहुत जरूरी है टू 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 ब्रिंग पीपल आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। थैंक यू मिशेल, थैंक यू। हेक्टर साहब, मिशेल ने कुछ चीजों की निशानदेही की थी कि एक तो ये कि हमें जो है उस आइसोलेशन में धकेल दिया गया है, और दूसरा ये कि हम जब पढ़ लिख भी जाते हैं तो हम चूज करते हैं कि हम अपने क्रिश्चियन इदारों में काम करें। क्या ये हमारे अंदर कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है या किसी किस्म का फियर है, खौफ है कि जिसकी वजह से हम मेन स्ट्रीम में नहीं जाते? कैसे आप देखते हैं सारी चीज को? इसमें चीज तो यह है, जैसे बताया गया कि एक तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो अपनी जगह पे मौजूद है। आप बेशक एजुकेटेड भी हों, बिजनेसमैन भी हों, लेकिन जब आप सारी मेजर अक्सरियत के साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो है ना एक खौफ जो है वो रहता है। उसकी रीजन यही है कि हमने खुद अपने ऊपर ये सवाल किया हुआ है बहुत दफा
बाज़ लोग आपको ऐसा नहीं देखते, लेकिन हमारे अंदर एक चीज जो है, एक खदशा, एक खौफ जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। उसको निकालने की जरूरत है। उसकी रीजन भी यही है कि साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम ये सारी चीजें फेस करते हैं और जब हम उस सिचुएशन से निकल भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर मौजूद रहती है। अब सूरत हाल ये है कि इसको, उस सूरत हाल से निकलना होगा हमें। निकलना कैसे है? उसके लिए दो चीजें, एक तो एजुकेशन, जिसके लिए काम कर रहे हैं हम। बेसिक एजुकेशन पे हमने काफी काम किया, लेकिन अब हमें प्रोफेशनल एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। हमें प्रोफेशनली लोगों को जो है वो आगे लेके चलने की जरूरत है। एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ हमें यही टीचिंग और नर्सिंग और इस फील्ड के साथ साथ या हमें बिजनेस में आने की जरूरत है। जो बिजनेस है, हमें इस माइंडसेट को आगे लेके चलने की जरूरत है। ऑल्दो के चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप एक छोटी सी दुकान भी लगाते हो किराने की, तो उसमें भी आपको जो है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें एक माइंडसेट जो चेंज करना है कि सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी से निकल के हमें आगे कारोबार की तरफ आना है। जब हम कारोबार में आएंगे तो हमें मुख्तलिफ लोगों के साथ फेस करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो हमारा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उससे हम निकल आएंगे। तो बेसिकली हमें जो काम करने की जरूरत है अभी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है, लोगों के साथ मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है। तो उसके लिए हम एज ए माइनॉरिटी या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। वो इस तरीके से है कि हमें, मिसाल के तौर पे अगर हम पैरिश लेवल पे देखते हैं या चर्चेस लेवल पे देखते हैं, तो अगर वहां पे हम हर साल को 5-5 लोगों को तैयार करना शुरू कर देते हैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस कम्युनिटी के अंदर लेके आते हैं, तो हम एक फ्यूचर जो है आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, हम एक ऐसी कम्युनिटी का एक विजन करें कि हम 15 साल के बाद अपने आप को कैसे देखते हैं। तो इसलिए आज का जो यंगस्टर है उसको हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंपावर करें, ताकि जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और जैसे बताया, मेरे ख्याल है कि इंटरनेट इशू है। अब हम वैसे भी प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि रवि साहब आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। आपके पास 2-3 मिनट होंगे, और मैं चाहूंगा कि ये बताइए कि बीइंग अ मिनॉरिटी, आपने मसाइल को तो बहुत अच्छे तरीके से बताया है और उस पर एक्शन भी बताए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? रवि कुमार साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे वो जो नाजरीन जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि बीइंग अ मिनॉरिटी इन पाकिस्तान? आतिफ साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा कि प्लीज अपना माइक को अनम्यूट कर लें। और यही मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों की निशानदेही की, और मैं ये चाहूंगा कि बीइंग अ मिनॉरिटी इन पाकिस्तान, और अगर आपको लास्ट में अगर कोई पैगाम देना चाहें आप, कि कौन सा पैगाम देना चाहेंगे अपनी मिनॉरिटीज के लिए? सर, पैगाम भी है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जिनमें काम करने की जरूरत है जी। और वो जाहिर है किसी एक फर्द या ग्रुप का काम नहीं है। ये एक जो जहां पर कर रहा है वो वहीं करता रहे तो असरात अच्छे आ जाएंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है कि उनको किसी तरह से बेहतर किया जाए, जिससे बेसिकली फिर बुनियाद बनती है माइनॉरिटीज की पार्टिसिपेशन की इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही वहां पर स्टॉप कर देता है तो फिर आगे चीजें इंप्लीमेंट भी उसी तरह से जाहिर है वो पॉलिसीज उसकी बुनियाद पर बनती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज को भी दे रहा है और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो उनको दे ही रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज पर काम करना चाहिए पहले, जिस तरह से एजुकेशन है, जिस तरह से जॉब है, जिस तरह से शेल्टर है, जिस तरह से सिक्योरिटी है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज एंश्योर्ड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो हमें स्टेट से सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये हमारे एरियाज बहुत वीक हैं, इन पे हमें स्टेट से ये करना चाहिए
मुतालबा करना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं हमारे लिए, कम से कम वो तो इंश्योर करें। दूसरा, स्टेट जब इस तरह हम मुकालमा शुरू हो जाता है इस पर, तो हम फिर देख रहे आजकल हम देखते हैं कि नौजवान तो बहुत बेहतर तो हुआ है, कुछ इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डिटीरियोरेट हो गई हैं, जिनमें सबसे बड़ा ये है कि हम अपरूट होते जा रहे हैं अपनी इस सोसाइटी से। हमारे क्लेम्स डिफरेंट हो गए हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एज सिटीजन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मायूस है या किस तरह से है, वो हम क्लेम भी नहीं करते और दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिनमें बाहर चले जाना भी शामिल है। तो यानी हाँ ठीक है, माइग्रेशन फॉर वो अच्छी बात है, लेकिन वो इसको उस तरह से, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि अपरूट होकर यहाँ से जाना, मायूस होकर जाना, तो वो सब नहीं जा सकते हैं, सब नहीं यहाँ से जा सकते। तो जाहिर है उसके लिए अगर हम स्टेट के साथ मुकालमा करेंगे, मैं जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं या दीगर ग्रुप्स हैं, मैं ये जरूर है कि उनका रोल हो, वो जाहिर है वही मुकालमा करेंगे, लेकिन जो सर्विस प्रोविजन है वो मैं नहीं चाहता कि सिविल सोसाइटी करे। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसी पर फोकस करना चाहिए कि स्टेट ही इंश्योर करे कि जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए हम स्टेट के पास जाएं। बाकी जाहिर गवर्नमेंट के ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के या चैरिटी के प्रोग्राम्स हर सोसाइटी में चलते हैं, वो यहाँ भी सिविल सोसाइटी करे, लेकिन हमारे मसाइल का पायदार हल इसी में है कि हमारा जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसको चेंज करने पर काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें सारी चीज बताई और आखिरी पैगाम भी आपने दिया। मिशेल, आई विल कम बैक टू यू एंड अनम्यूट योर माइक प्लीज। ये बताइए कि एक तो ये कि वही क्वेश्चन जो मैंने इनसे किया था कि लास्ट में कि बीइंग अ मिनॉरिटी हम हैं यहाँ पे, हमें क्या पैगाम देने की जरूरत है और मेजॉरिटी को क्या पैगाम देंगी, मिनॉरिटी को क्या पैगाम, और उसके साथ हमें इस मायूसी से किस तरह से निकलना है। जो अभी इन्होंने बात की आतिफ ने, मैं बिल्कुल उस पर एग्री करती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको बिल्कुल होना है, जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट होना, जो प्रोटेक्शन देती है वो इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो उसको करवाना भी हमारा ही काम है, टू प्रेशराइज ओवर व्हिचएवर टैक्टिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो जस्टिस सदर गिलानी के जजमेंट था व्हिच वाज इन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, उसमें हम लोग 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट को में पिटिशन दायर की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट जजमेंट, एंड तो उसके बेसिस पे फिर ये सदर कमीशन बना एंड सो ऑन। तो वो एक उस तरह से तो एफर्ट्स जारी रहने चाहिए till the laws or till the constitution provisions are not implemented. But at the same time it is very important कि हम लोग देखिए, जॉन, मैं समझती हूँ कि every single non-Muslim in Pakistan has a role to play. इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है इसको बहुत ज्यादा जरूरत है टू पुल इट आउट ऑफ द डेप्थ्स दैट इट हैज गॉन इनटू। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि जी सिविल सोसाइटी करेगी या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करेगा या फलाना करेगा, मतलब हम सबको करना है। हम सबको इस वी हैव अ रोल टू प्ले to contribute towards bringing people out of this situation जिसमें हम लोग इस वक्त हैं। दूसरी बात यह है कि हमें हम नॉन मुस्लिम्स हैं जरूर, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस लैंड। हमारी जमीन है भाई, वी बिलोंग टू दिस प्लेस। हम ओनरशिप लें, हम इस मिट्टी से हैं और इधर ही रहेंगे। हमने यहाँ से कहाँ जाना है, हम इधर ही रहते हैं, इधर ही ओनरशिप। जब तक हम ओनरशिप नहीं लेते हमारे ज़हन, हम हमेशा ऐसे आइसोलेटेड रहेंगे। हमें ओनरशिप लेना है, हम पाकिस्तानी हैं, एंड एज अ पाकिस्तानी व्हाट आर वी डूइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब छोटी छोटी चीजें, मैं तो ये तो नहीं कह रही आप जाके पूरी दुनिया बदल डालें, मतलब छोटा सा एग्जांपल है, अगर कंट्री में, अगर मुल्क में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी हम ग्रीनर पाकिस्तान, तो हम दरख्त लगाएं, तो कितनों ने लगाया, ठीक है। हम हमेशा समझते हमारा तो काम नहीं है, वो लगा रहे हैं जी, लगाते रहेंगे। छोटी छोटी चीजों में तो आप पहले इन्वॉल्व होना, फिर बड़ी चीजों की तो हम बाद में बात करेंगे। एटलीस्ट एक छोटे छोटे कदम लो। सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हम अपना रोल अदा करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड वो करते हुए
फिर आप अपने हक और अपनी राइट्स के लिए आप आवाज उठाएं और करें। सो आई फील कि हम सारे जिसकी आवाज है उनको बोलना है, उनको ये आवाज उठानी है। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के है कि हम सबको अपने साथ लेके चलें। ये प्रोग्राम्स हम करते हैं, बातचीत सब बहुत अच्छी होती है, लेकिन वी हैव टू इवेंचुअली इम्प्लीमेंट दीज, वी हैव टू, क्या कहते हैं उसको, वॉक द टॉक ऑल्सो ना। हम बात करते हैं तो हम उसको काम भी तो उस तरफ से करें। तो ये मैं यही हर एक को कहती हूँ जब भी मुझसे कोई पूछा जाता है कि कंसिडर योरसेल्फ पाकिस्तानी फर्स्ट। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नंबर्स होते हैं। मैंने अभी शुरू में ही कहा कि मुझे ये वर्ड माइनॉरिटी अच्छा नहीं लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दीस आर नंबर्स। आप रिलीजियस माइनॉरिटी है, आप एथनिक माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक जेंडर माइनॉरिटी है, इतनी सारी चीजें होती हैं। ये नंबर्स है, कोई नंबर में ज्यादा है, कोई नंबर में। इस वक्त यहाँ पे मैं एक माइनॉरिटी हूँ क्योंकि मैं एक ही औरत हूँ और बाकी सारे मेल है, तो वो भी एक माइनॉरिटी, so these are numbers, so you just have to consider them as that way. तो इसलिए पहले आप अपने आप को ओनरशिप इस जमीन की लें, आप इस मुल्क के हिस्सा हैं, आप यू आर ए पाकिस्तानी फर्स्ट एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच मिशेल, थैंक यू वेरी मच। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है जनाब? जी सर, आवाज आ रही है मुझे। मैं चाहूंगा कि आप 2 या 3 मिनट में इसे कंक्लूड करें और ये बताइए कि बीइंग अ मिनॉरिटी हमने बहुत सारी चीजों का तस्करा किया, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? सर मेरा पैगाम यही है कि जो आइसोलेट हुए हुए हैं मिनॉरिटी, उनको हम जैसे लोगों को बाहर निकालना है। जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, या अदरवाइज जो भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन नहीं है, काम हमें करना पड़ेगा, काम हमको करके दिखाना पड़ेगा। उनके अंदर जो आइसोलेट हुए हुए हैं, उनके अंदर एहसास कमतरी और खौफ, दो चीजें भरी हुई हैं। एक एहसास कमतरी जो उनके जहन में भरी हुई है कि नहीं होना, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और दूसरा खौफ कि अगर हम कुछ करेंगे तो फिर जो सामने ताकतवर है वो हमारा नुकसान कर देगा। इसके लिए काम किसको करना होगा? हमें और आपको मिलकर करना होगा। अगर हम अब तक भी एक्टिव लगे हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म से भी बैठकर बात कर रहे हैं, तो काम हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही उन्हें निकालना पड़ेगा, हमें ही उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। हम ही बेहतर उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम भी रिलेटेड टू माइनॉरिटी हैं और वह हमारी बात को बेहतर समझ सकते हैं। हम उनको हम अपने तरीके से समझाएंगे, अपनी मिसाल देंगे कि हम किस तरह से मुआशरे के अंदर काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। हमें कानून का पता है, कानून के हिसाब से चलने का पता है, तो उनको बेहतर तरीका यही है कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से सर आफ्ताब की मेहरबानी से लास्ट टाइम भी एक अच्छा नेटवर्क मिला, अच्छे दोस्त मिले, इस मर्तबा भी एक अच्छा नेटवर्क, अच्छे दोस्त मिले पाकिस्तान के अंदर। लास्ट टाइम भी मैं लाहौर में था, तो बहुत अच्छे तरीके से जो वहाँ का जो 10 दिसंबर का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर गए थे हम। वहाँ पर भरपूर तरीके से प्रेस क्लब के सामने भरपूर तरीके से किया था। क्या थे वो? माइनॉरिटी के लोग थे, और हमने ये पैगाम देने के लिए किया था कि हम पूरे 10 दिसंबर जो है माइनॉरिटी का राइट्स का डे है, लेकिन हमें जो स्पेशली अपने लिए भी निकलना है। एक जो कोटा सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए अगर हम जद्दोजहद करें तो काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो काम हमें ही करना पड़ेगा, हमें मिलकर करना पड़ेगा। इनके अंदर से एहसास कमतरी और खौफ हमें मिलकर खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच। हेक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आखिरी आपके पास 2 या 3 मिनट है। ये बताइए कि आज के इस फोरम से क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी मिनॉरिटीज को और मेजॉरिटी को, दोनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? माइक अनम्यूट कर लें। मेरी तरफ से जो मैसेज है, नंबर 1 कि हमें एक तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है। उस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने के लिए हमें अपने आप को मनवाना है, क्योंकि जब आप अपने आप को मनवा लेते हो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, तो फिर आपके साथ जो रवैया है लोगों का वो भी चेंज हो जाता है। तो उस रवैये को चेंज करने के लिए अपने आप को मनवाना है। नंबर 1, एज ए पाकिस्तानी हमें अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना है। दूसरी बात यह है कि एज ए कम्युनिटी हमें अपने लिए कोई आइंदा 5 साल का, 10 साल का मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि हम अगले 15 सालों में, 20 सालों में मिनॉरिटीज़ को कहाँ पे देखना चाहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहाँ पे देखना चाहते हैं।
तो अगर हम उस स्ट्रेटेजिक प्लान को बना लेते हैं और उसके लिए जॉइंट एफर्ट शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है हम काफ़ी हद तक अपने मकासद को जो है वो हासिल कर सकते हैं। और एक जो ख्वाब देखा था हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान बनते वक्त, उस ख्वाब की तकमील एक खुशहाल मसीही पाकिस्तानी के तौर पे हम अपने आप को मनवा सकते हैं। और उसके लिए जो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है वो ये है, नंबर एक कि एक तो जो रोल रहा है क्रिएशन पाकिस्तान की तख्लीक में माइनॉरिटीज़ का, उसको हम कितना उजागर करें ताकि हमारी जो अक्सरियत है वो भी जाने, क्योंकि उनके इल्म में ही नहीं है कि उनका रोल क्या रहा है। ख़ासतौर पर जो दीवान सिंह का जो रोल था पाकिस्तान की क्रिएशन में, पंजाब असम्बली की जब मीटिंग हुई थी तो कास्टिंग वोट था। बहुत सारी मेजॉरिटीज को इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तानी जो बना है वो माइनॉरिटीज की वजह से बना है। तो इसको हम उजागर करें, नंबर एक। उसके लिए हम अपने जो सिलेबस है उसमें इस इशू को, इस चैप्टर को जो है वो शामिल करवाएं। और अगर वहाँ पे नहीं है तो कम से कम हमारे में जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वहाँ पे तो इस चीज़ को उजागर किया जा सकता है। जो हमारे अपने कंट्रोल में चीज़ें हैं वो हम अपने तौर पे कर सकते हैं। हमारी जो माइनॉरिटी डे मनाया जाता है या हमारी जो चर्चेस हैं, हमारी जो मंदिर हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को करें कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट के तौर पर जो है वो बना था, तो उसके अंदर हम इस रोल को प्ले करें। दूसरा यह है कि हम बिजनेस की तरफ आए। कारोबार, नौकरी में हम सरवाइव कर सकते हैं, कारोबार के अंदर हम अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है नौजवानों के लिए खास तौर पे। नौजवान, आज का जो नौजवान है, आज का जो बच्चा है, अगर अपने आप को अंदाज 5 साल के बाद देखे कि वो क्या स्टेटस होगा उसका, आज अगर अपना वो स्टेटस तय कर लेता है तो मैंने एक बिजनेसमैन बनना है या एक मैंने एजुकेटेड पर्सन के तौर पे अपने आप को, एक रिनाउंड शख्सियत के तौर पे अपने आप को देखना है, तो जब आप जाने पहचाने जाएंगे तो फिर आपकी इज्जत भी होगी, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, आपकी कदर भी होगी। थैंक यू निहाल साहब, थैंक यू। डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो, सॉरी एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन जो हम फेस कर रहे हैं वो क्लास की वजह से है। जो हमारे जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है वो उस रीजन से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर हमारा एक स्टेटस है तो हम उस डिस्क्रिमिनेशन से बहुत हद तक जो है वो निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच निहाल साहब। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। और मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी मुल्क की खूबसूरती उसकी मिनॉरिटीज होती हैं। एक मुल्क होता है कि जिसमें कुछ लोग जो होते हैं एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, और कोई होता है जो एक जुबान बोलता है, दूसरी जुबान बोलता है। और ये किसी मुल्क की जो खूबसूरती होती है कि उस मुल्क में बहुत सारे लोग वहाँ पे बसते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें मज़ाहिब की बुनियादों पे जो है उन्हें मिनॉरिटी कहा जाए। और मिशेल से आई एग्री विद कि ये मिनॉरिटी के वर्ड को जो है हमने अपनी जिंदगियों से निकालना है, हमने मेन फ्रेम में आना है, अपने आप को आइसोलेशन से निकालना है। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड इट्स ओवर टू यू ब्रदर आफ्ताब मुगल। थैंक यू वेरी मच जॉन बॉस्को साहब। मैं अपने तमाम जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज कर देना चाहता हूं आज की जो हमारी गुफ्तगू हुई। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत खूबसूरत और भरपूर गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने हमारे सामने वो बहुत सी चीज़ें रखी हैं जो माइनॉरिटीज़ को, बैसियत माइनॉरिटी के मुश्किलात का सामना है, और जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी बनती जा रही है जिसमें टॉलरेंस का लेवल कम होता जा रहा है, जो एट द एंड ऑफ द डे कमजोर तबकात को, खसूसन जिसमें माइनॉरिटीज भी शामिल है, उनको हिट करता है। गेटवाइज्ड, आइसोलेशन और विक्टिमहुड का जो एक तस्वर है हमारी माइनॉरिटीज के अंदर, उसको भी अटैक करने की जरूरत है। उन्होंने जो सजेशंस हमें दी हैं उनमें सिविल सोसाइटी का रोल और इज्तिमाई कोशिशें, जॉइंट एक्शंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मेन स्ट्रीमिंग, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिसी चेंज और खसूसन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीज हमें ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना, और स्टेट के साथ जो मुकालमा है वो बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मिशेल ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें पाकिस्तान जो मुल्क है वो सिर्फ एक खास तबके के लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया,
बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तबकात, खसूसन हिंदुओं ने, क्रिश्चियंस ने, पारसियों ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया है। अगर आप तारीख को देखें तो लाहौर और कराची की जो तरक्की है उसमें नॉन मुस्लिम्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उन्होंने जो हमारे सामने एक पॉइंट रखा कि ओनरशिप ऑफ द लैंड, जो पाकिस्तान पे हमारा क्लेम है, जब तक हम वो नहीं करते हम अपने मसाइल के हल के लिए बातचीत नहीं कर सकते। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज और हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और ये जो डिस्कशंस हम करते हैं ये ही हमें मसाइल के हल की तरफ लेके जाएगा। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के मेहमानों का, जिनमें शामिल हैं जनाब रवि कुमार साहब, आतिफ जमील पगा साहब, हेक्टर निहाल साहब और मिशेल चौधरी साहिबा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और ना सिर्फ हमारे साथ शामिल हुए बल्कि बहुत ही खूबसूरत सैर हासिल गुफ्तगू की आज के मौजू के हवाले से। और जॉन बॉस्को साहब, आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया और अपनी सेहतयाबी के बाद आपने पहला प्रोग्राम किया हमारे साथ दोबारा। तो हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह सेहतमंद रहें, खुदावंद आपको बहुत लंबी उम्र अता करे। अपने नाजरीन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पैगामात हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए भेजे, और ज़्यादातर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है हमारे जो मुकर्रीन हैं कि उन्होंने जो पॉइंट रेस किए हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया और हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।